हरिशंकर पारसाई जी का निबंध तीसरे दर्जे के श्रद्धेय। बुद्धिजीवी बहुत थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है। उसे पहले दर्जे का किराया दे दो ताकि वह तीसरे में सफ़र करके पैसा बचा ले। एक आध माला पहना दो, कुछ श्रोता दे दो और भाषण की बाद थोड़ी तारीफ, वह मान जाता है इतने में। मैं भी विश्वविद्यालय में भाषण देकर संतुष्ट था। उस शहर में 20 मील इधर के स्टेशन से मैं तीसरे से पहले दर्जे में आ गया था, जिससे मेज़बानों को बुद्धिजीवी को तीसरे दर्जे में उतारने की शर्म ना झेलनी पड़े। मैं दरवाजे पर हैंडल पकड़े तब तक खड़ा रहा जब तक उन्होंने मुझे देख नहीं लिया। ऐसा हो चुका है कि स्वागतकर्ता मुझे पहले दर्जे में तलाश कर रहे हैं और मैं चुपचाप तीसरे दर्जे से उतरकर उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। जब वे मिलते हैं, वे दोनों पार्टियों को शर्म महसूस होती है। वे सोचते हैं कि थर्ड क्लासिए को बुला लिया और मैं सोचता हूँ इन्होंने मुझे पकड़ लिया। कभी मौका मिला तो नज़र बचाकर प्लेटफॉर्म पर तीसरे दर्जे के सामने से सरक कर पहले के सामने आ जाता हूँ और फिर बाबू को टिकट इस तरह देता हूँ कि मेज़बान जान ना सके कि वह तीसरे दर्जे का है। श्रद्धेय के भी दर्जे होते हैं। तीसरे दर्जे का श्रद्धेय प्रेरणा नहीं देता, वह शर्म देता है। गांधी जी की बात अलग थी। वे तीसरे को भी पहले दर्जे की महिमा दे देते थे। हम तो पहल दर्जे में बैठकर भी तीसरे की हीनता अनुभव करते हैं। संत और बुद्धिजीवी में यही फ़र्क है। मुझे विशेष सावधान रहना पड़ता है। पाठ्यक्रम में आ गया हूँ, कोर्स का लेखक हो गया हूँ। कोर्स का लेखक वह पक्षी है जिसके पाँव में घुंघरू बांध दिए गए हैं। उसे ठुमक कर चलना पड़ता है। ये आभूषण भी हैं और बेड़ियाँ भी। रॉयल्टी मिलने लगती है तो जी होता है कि सत्साहित्य ही लिखो, जिससे लड़के लड़कियों का चरित्र बने उसे आचार्यगण तुरंत गले लगा लेंगे। परेशानी यही है कि सत्साहित्य कुल 8-10 वाक्यों में आ जाता है, जैसे सत्य बोलो, किसी को कष्ट मत दो, ब्रह्मचर्य से रहो, पराई स्त्री को माता समझो आदि। एक तो बुद्धिजीवी, फिर कोर्स का बुद्धिजीवी। मुझे विशेष सावधान रहना पड़ता है। कितना ही प्रखर बुद्धिजीवी हो, अगर तीसरे दर्जे से उतरता हुआ देख लिया जाता है तो उसका मनोबल घट जाता है। तीसरे दर्जे से उतरा और अबुद्ध शाकाहारी होटल में ठहरा बुद्धिजीवी आधा बुझ जाता है। मैं मनोबल बनाए रखने के लिए 15-20 मील पहले तीसरे से पहले दर्जे में आ जाता हूँ और पेट चाहे पचा ना सके अच्छे मांसाहारी होटल में ठहरता हूँ। पहला दर्जा और गोश्त बुद्धिजीवी को प्रखर बनाते हैं। लौटते में मैं तीसरे दर्जे में यह कहकर बैठ जाता हूँ कि पहला दर्जा रात को असुरक्षित रहता है। यही बुद्धिजीवी को मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप ही है। देश के प्रति बुद्धिजीवी बहुत जागरूक हैं। वह पहले दर्जे से उतरता और तीसरे में चढ़ता है। मेरे भाषण का विषय था आज़ादी के 25 वर्ष। सामने लड़कियां बैठी थीं जिनकी शादी बिना दहेज के नहीं होने वाली थी। बैल की तरह मार्केट में उनके लिए पति खरीदना ही होगा। वर का बाप जज की तक का खर्च जोड़ कर ले लेगा।
स्त्री के लिए अभी भी पत्नी के पद पर नौकरी सबसे सुरक्षित जीविका है। और लड़के बैठे थे जिन्हें डिग्री लेने के बाद सिर्फ सिनेमा घर पर पत्थर फेंकने का काम मिलने वाला है। आज़ादी के 25 वर्षों का यही हिसाब है, पर पिछले 2 वर्षों से कहा जा रहा है कि देश में क्रांति हो रही है। बुद्धिजीवी इसे समझें और इस प्रक्रिया में सहयोगी बने। बुद्धिजीवी को क्रांति की बात करने में क्या लगता है? वह सारा गुस्सा सरकार पर उतार देते हैं, इससे वाहवाही मिलती है, वह साहसी कहलाता है, लोकप्रिय होता है, मगर यह छद्म क्रांतिकारिता है। ऐसा लेखक सरकार पर नाटकीय हमले करके सारी क्रांति विरोधी बुजुर्वा ताकतों को बचा लेता है। इस तरह वह बुजुर्ग असमर्थक हो जाता है। लुकाच का तो यही निष्कर्ष है। मांग है तो मैंने क्रांतिकारिता की बात की। 3 पहले दर्जे का किराया और पेट में मुर्गा बुद्धिजीवी को क्रांतिकारी बना देता है। मुर्गा दिन में सबसे पहले क्रांति का आह्वान करता है, क्रांति की भाग देता है और फिर घोड़े पर दाने बिनने लगता है। भारतीय बुद्धिजीवी का भी यही हाल है। क्रांति की भाग, घोड़े पर दाने चुगना और हलाल होने का इंतज़ार करना। यूँ दूध और कलाकंद खाने वाले नहीं, सेवन करने वाले भी अपने को क्रांतिकारी बुद्धिजीवी कहते हैं, पर मैं नहीं मानता। लौटने के लिए स्टेशन पहुंचा तो टहलते हुए सोचने लगा, इन 25 वर्षों ने क्या कर दिया? इस समय मेरी क्या चिंता है? क्या मैं क्रांति की बात सोच रहा हूँ? नहीं, मुझ में यात्रा की घबराहट है, बर्थ की घबराहट है। मैं बार बार टिकट निकाल कर देखता हूँ, आज का ही है, कहीं जाली तो नहीं है, रिजर्वेशन सही है कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। मुझे गाड़ी के समय की चिंता है। मैं चिपका हुआ टाइम टेबल देखता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी निकल गई हो। टाइम टेबल देखता हूँ, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं, यह पुराना भी हो सकता है। मैं वहीं खड़े बाबू से पूछता हूँ। वह कहता है, आपने अभी तो वह चिपका हुआ टाइम टेबल देखा है? मैं कहता हूँ, चिपके का क्या भरोसा, 25 सालों से क्या क्या नहीं चिपका है इस देश में। संविधान के निर्देशक सिद्धांत चिपके हैं, पर अमल नहीं। चिपका है गांधी जी का वाक्य, स्वराज्य में हर आँख का आंसू पोंछा जाएगा। मगर यही तय नहीं हो पा रहा है कि रुला कौन रहे हैं। 55 करोड़ के हाथों में एक एक रुमाल दे दिया गया है कि लो, एक दूसरे के स्वराज्य के आंसू पोंछो। चिपके कागज का क्या भरोसा? समाजवादी ढंग का नारा चिपका था, पर काम सब बेढंगा हो रहा था। फिर जनतांत्रिक समाजवाद चिपक गया, फिर समाजवाद चिपका, अब गरीबी हटाओ चिपका है। मगर कीमतें बढ़ रही हैं, चिपके कागज का कोई भरोसा नहीं रह गया। बाबू मुझे गाड़ी का समय बताता है, पर मैं एक बाबू पर भरोसा नहीं करता। एक पर भरोसा करके नागपुर में भुगत चुका हूँ। उसने कहा था कि यह गाड़ी बैतूल रुकती है, पर बाद में मालूम हुआ कि नहीं रुकती। मैं दूसरे बाबू से पूछता हूँ, थोड़ा आश्वस्त होता है। मैं अब काले तख्ते पर देखता हूँ, लिखा है राइट टाइम। मुझे भरोसा नहीं होता कल का लिखा हो और मिटाया ना गया हो, या कोई और गाड़ी राइट टाइम हो लेकिन लिख इसके सामने दिया गया हो। मैं फिर 2 बाबुओं से पूछता हूँ जो कहते हैं कि गाड़ी राइट टाइम है, फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता। गाड़ी समय से पहले भी आ सकती है और लेट भी। अब मुझे समय की चिंता लग गई है। रेलवे की घड़ी का भरोसा नहीं, महीनों बंद पड़ी रहती हैं ये घड़ियाँ। अपनी घड़ी देखता हूँ, पर उस पर भी मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं कब चाबी दी। फिर इन घड़ियों का कोई ठिकाना है?
मैं एक दो लोगों से समय और पूछ लेता हूँ। अब मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ गाड़ी पूर्व से आती है, पर मैं पश्चिम की तरफ भी देखता हूँ। दोनों तरफ से गाड़ी का इंतज़ार करता हूँ, कोई ठिकाना नहीं है। पूर्व से आने वाली गाड़ी पश्चिम से भी आ सकती है। सोचता हूँ मुझे हो क्या गया है, इतना अनिश्चय, इतना अविश्वास। क्या आज़ादी के 25 वर्षों ने यही अनिश्चय और अविश्वास की मानसिकता दी है हमारी पीढ़ी को, और यही हम आगामी पीढ़ी को विरासत में दे रहे हैं? जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह समाजवाद मार्ग है, पर ले कहीं और जा रहा है। महात्मा गांधी मार्ग पर सारे ठग रहते हैं। रविंद्र मार्ग पर बूचड़ खाना खुला है। परीक्षा में कोई बैठता है और पास दूसरा हो जाता है। सारे देश में शक्कर के दाम 2 रुपये किलो निश्चित किए गए हैं, पर इस घोषणा के बाद ही उसका दाम 4 रुपये से बढ़कर 4.25 रुपये हो जाता है। सहकारी दुकानों के सामने कतार लगी है और पीछे के दरवाजे से चीज़ें काला बाजार में चली जा रही हैं। क्षेत्र में काम कोई करता है और टिकट दूसरे को मिल जाती है। हम किसी को महान भ्रष्टाचारी घोषित करते हैं और वह सदाचार अधिकारी बना दिया जाता है। अनिश्चय और अविश्वास। दवा की शीशी पर नाम सही है, पर पता नहीं क्या खा रहे हैं। हनुमान भक्त मेरा एक मित्र कहता है, अब आदमी पर भरोसा नहीं रहा, कुछ निश्चित नहीं है। अब तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि अब के जब राम के काम से गंधमादन जाओ तो हमारे लिए भी पेचिश की दवा लेते आना। गाड़ी आती है। तीसरे दर्जे के श्रद्धेय जब अपनी सुरक्षित बर्थ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई दूसरा बिस्तर फैला रहा है। निबंध यहीं समाप्त होता है।